नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज आवेदन आपका रद्द क्यों हो जाता है। यानी कि दाखिल खारिज आवेदन जब आप करते हैं तो आपका दाखिल खारिज आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है और आप लोग किस तरह से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे ताकि आपका दाखिल खारिज संपूर्ण तरीके से हो जाए बिना किसी रुकावट के। तो आज के इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और जाकर के आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो दाखिल खारिज आवेदन जो करेंगे, आपका दाखिल खारिज आवेदन जो है आज के बाद से रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख करके सोचा है कि आप जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, उससे आप कैसे बचेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलने वाला है। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आखिर आवेदन आपका अस्वीकृत न हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो उसके पीछे की कारण क्या है। तो हाँ, उसके पीछे की अगर कारण की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण और इम्पोर्टेंट कारण क्या है, वंशावली में संबंध का स्पष्ट नहीं होना। जी हाँ, आप जो वंशावली लगा करके दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं और उस वंशावली में जो है जो संबंध है, रिश्ता जो है एक दूसरे का, वो क्लियर नहीं होता है। इसी वजह से आपका जो है दाखिल खारिज आवेदन रद्द हो जाता है। या फिर पुराना केवाला है और बिना वंशावली लगाए हुए आप जो है उसका आवेदन कर देते हैं, तो इसीलिए आपका आवेदन जो है रद्द हो जाता है। अब जो है मोटेशन के लिए यानी दाखिल खारिज के लिए जब भी आप आवेदन करेंगे पुराना केवाला का, तो उसका जो है आप एक वंशावली बनाएंगे। वंशावली आप किसका बनाएंगे, तो देखिए वंशावली उनका बनाइए जिनसे आप जमीन की खरीदारी किए हैं। यानी कि वह जमीन पहले जिस व्यक्ति के नाम से था उनके फैमिली मेंबर का वंशावली आपको बना करके लगाना होगा। और जाकर के वो जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्द में होना चाहिए वंशावली। तब जाकर के उस वंशावली के साथ अपना केवाला का जो है आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आप बिना वंशावली के आप जो है आवेदन कर देते हैं तो आपका दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन जाएगा वो ऑटोमेटिक है कि वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दाखिल खारिज रद्द ना हो तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। और यहाँ पे हम बताएंगे जो जानकारी, उस जानकारी को लेकर के आप अपना दाखिल खारिज को आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें दाखिल खारिज के विषय में तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए आप पुश्तैनी, जी हाँ, पुश्तैनी का मतलब हुआ बाप दादा वाला जमीन। पुश्तैनी भूमि में हिस्सेदारों को स्पष्ट करने के लिए सक्षम पदाधिकार, अब जो है ये आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, पुश्तैनी जमीन है यानी कि पुश्तैनी भूमि है और उसमें जो है हिस्सेदारों का नाम जो है स्पष्ट रूप से अगर नहीं है तो आप जो है सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत वंशावली को लगा करके आप जो है अपना काम करेंगे। अब आता है सक्षम प्राधिकार कौन होता है। तो देखिए द्वारा निर्गत वंशावली होना आवश्यक है, यानी कि वंशावली आपको लगाना ही होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो आपका वार्ड पार्षद जो है वो होंगे, वो वंशावली पे सिग्नेचर मोहर करेंगे और जाकर के उस वंशावली को लेकर के आप अपना जो है दाखिल खारिज के लिए केवाला के साथ में लगा के आवेदन करेंगे। वहीं अगर ग्रामीण इलाके में हैं आप और आप चाहते हैं कि आपका जो है वंशावली बनाएं और उस वंशावली को लेकर के आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, तो उसके लिए आपके यहाँ जो है गांव क्षेत्र में सरपंच होगा, उस सरपंच का सिग्नेचर और मोहर होना अति आवश्यक है। तब जाकर के उस वंशावली को लेकर के आप जो आवेदन करेंगे आपका आवेदन बिल्कुल सही और शुद्ध माना जाएगा और जाकर के आपका दाखिल खारिज आपका नाम से जो है जमाबंदी नया खुल जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
आप लोग हमेशा यही कमेंट करते थे कि सक्षम प्राधिकार कौन होता है, तो आप समझ गए होंगे शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद होता है और ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड आपका जो है सरपंच है, जो वो सरपंच होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जरूरी बात ये भी है, कोर्ट द्वारा निर्गत वंशावली भी मान्य है। अगर कोर्ट के द्वारा आप वंशावली बना लिए हैं, उस वंशावली को भी अगर लगाते हैं तो वो भी आपका बिल्कुल मान्य होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जब, तो यहाँ पे देखिए वंशावली में मूल रैयत के नाम के नीचे संबंध को भी दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जब वंशावली आप बनाएंगे उसका मूल रैयत जो है, जैसे मान लीजिए ए है और जाकर के वो मूल रैयत हुआ, उसका जो आगे वंश बढ़ा है बी सी डी, इस तरह से वो सबका नाम और जाकर के उसके साथ क्या रिश्ता है वो भी दर्शाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तब जाकर के आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। जब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए वंशावली में परिवार की महिलाओं के नाम भी स्पष्ट उल्लेख करें। अब देखिए आप जो वंशावली बनाएंगे उसमें आपके परिवार में महिला सदस्य हैं, उस वंशावली में महिला सदस्य के नाम को भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज आवेदन बिल्कुल हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप पहले जो आवेदन करते थे दाखिल खारिज के लिए, आप जो है ये सब काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाता था आवेदन। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखे हैं और समझे हैं तो आप, हम उम्मीद करेंगे कि जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे आपका दाखिल खारिज आवेदन रद्द नहीं होगा, ये 100% है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।